नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लिहाजा सभी सियासी दल कामयाबी हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हैं। गुजरात में पिछले हुए तमाम चुनावों के मुकाबले इस बार का चुनाव दंगल बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैदान में अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी है, जिसने इस साल पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर सबको हैरान किया था। पंजाब में आपका जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद गुजरात के चुनाव में आपको कोई भी पार्टी, खासकर बीजेपी, जरा भी हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि और बात है कि वो आपसे अपनी टक्कर को नहीं मानती है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गुजरात के चुनावी दंगल में आपके मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। खैर, मौजूदा समय में किस पार्टी का प्रचार कितना दमदार है, अभी कौन कितने पानी में है, जनता का रुख किस ओर है, और इसके अलावा गुजरात चुनाव में क्या कुछ दिलचस्प है, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे गुजरात की गद्दी में। गुजरात के चुनाव में किसका दांव फिट बैठेगा, निश्चित तौर पर इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा, जब 2 चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद काउंटिंग होगी। लेकिन इसके पहले सभी सियासी दलों ने कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कोई भी पार्टी फिलहाल कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि बीजेपी और आप के मुकाबले कांग्रेस की कसरत कुछ ज्यादा असरदार नहीं दिख रही है। खैर, गुजरात की गद्दी पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गुजरात में चुनावी घमासान जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों का प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। जी हां, मौजूदा समय में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी जनता का रुख अपनी ओर करने के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में पार्टियां अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। जमकर रोड शो, रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। साथ ही दिग्गज नेता विरोधियों पर तीखे प्रहार भी खूब कर रहे हैं और जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। खैर, मतदाताओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, वो किससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये तब सामने आएगा जब परिणाम घोषित होंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि गुजरात में कुल 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। इसके बाद 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के चुनावी नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। राज्य की सीटों को क्षेत्रवार देखें तो मध्य गुजरात में 68, सौराष्ट्र और कच्छ में 54, उत्तर गुजरात में 32 और दक्षिण गुजरात में 28 सीटें आती हैं। 2017 के चुनावी दंगल में बीजेपी ने 99 सीटों पर कब्जा जमाकर सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 77 सीटें आई, वहीं 6 सीटें अन्य के खाते में गई। गुजरात में जो चुनावी दंगल है, उसमें लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक गाना भी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। नेहा ने गाने में प्रोपेगेंडा को लेकर भी निशाना साधते हुए सवाल किया है। गुजरात में काबा, गुजरात में काबा, लोग मरत बा डूब डूब के, साहिब के सभवा जारी बा, ई गलती सब मरने वालों की, ई प्रोपेगेंडा जारी बा। काबा, गुजरात में काबा। नेहा सिंह राठौर ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने गानों के जरिए खूब सुर्खियां बटोरी थी। तब उन्होंने बीजेपी सरकार के 5 साल के कामकाज पर तंज कसा था। तब इसके जवाब में बीजेपी के समर्थकों ने भी गाना बनाया, योगी में बाबा हैं। तो सब गुंडन की साख मिटाबे बाबा, बुलडोजर चाने तो उते बर्फ की सिल्ली हुई है, अब तक जते भरो तो लाबा, ऐसे यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। जबकि सांसद रवि किशन ने गाना गाया था, यूपी में सब बा, लेकिन गुजरात में नेहा के गाने के जवाब में अभी तक कोई गाना नहीं आया है। योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा,
काम बेमिसाल बा जे कबो न रहल ऊ अब्बा यूपी में सब बा यूपी में सब बा। खैर, गाने के अलावा बात करें तो 24 साल से बीजेपी के शासन वाले गुजरात में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। दरअसल यहां दिल्ली और फिर पंजाब में जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लिहाजा गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। એક ભૂકો કેજરીવાલ ને એક ભૂકો કેજરીવાલ ને केम छो मजामा। इतना प्यार मुझे गुजरात के लोगों से मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। खैर, गुजरात का गणित कैसा रहेगा, गद्दी पर कौन विरासता है, क्या मोदी का मैजिक एक बार फिर चलेगा, अरविंद केजरीवाल की आपका प्रदर्शन कैसा होगा और सबसे अहम, कांग्रेस इस चुनावी रण में कैसा प्रदर्शन करती है, अब असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी, गुजरात कांग्रेस की महासचिव गीताबेन पटेल जी, आप प्रवक्ता पराग पांचाल जी, राजनीतिक विश्लेषक खिंगार भाई योगी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा पर। सबसे पहले राजीव मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। 24 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है वहां पर, अब दोबारा आप लोग फिर से अपनी सरकार बनाने का आप लोग दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच में आप लोग जाएंगे तो वो क्या वादे होंगे और क्या वो दावे होंगे कि जिसके लेकर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि 24 साल से आप लोग गुजरात में सरकार में, आपको कई सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है मेरे मित्र, बिल्कुल हमारी विश्वास है। और जिस तरह से सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और एक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हमको दिया है, 24 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन आपने देखा पहले गुजरात था क्या था, अब गुजरात क्या है। आज गुजरात का मॉडल पूरे देश में दिख रहा है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, 2014 में लोकसभा का चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी गए थे, जब वो संसद में माथा चूमे थे तो पहले क्या होता था, पेपरों में वर्क होता था। आज 8 साल में जमीनों पे काम हो रहा है, रोडों पे काम हो रहा है, पुलों पे काम हो रहा है और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे। अगर किसी ने काम किया तो गुजरात बॉर्डर पे अगर किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और विश्वास मानिए, मैं तो अभी गया था, जिस तरह से गुजरात देखने को मिलता है, गुजरात एक नजीर है पूरे भारत की। ठीक है राजीव मिश्रा जी, लेकिन 2017 में जब चुनाव हुए थे आप लोग की सीटें कम हो गई थी, तो बड़ा मुश्किल है इस बार, इतना आसान नहीं, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। गीताबेन पटेल जी, क्या कुछ आप लोग की तैयारी है, क्योंकि जब से आप पार्टी मैदान में कूदी है गुजरात में, ठीक, तो इस वक्त गीताबेन पटेल जी हमारे साथ मौजूद नहीं है, हम उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम रुक करते एक बार पराग पंचाल जी का, जो कि आप प्रवक्ता हैं गुजरात से। पराग पंचाल जी, आप लोग बिल्कुल खंभ ठोक कर आप लोग गुजरात के चुनावी मैदान में कूद गए और दावे भी आप लोग बड़े बड़े कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे, वो क्या कुछ दावे होंगे, क्योंकि पिछले 24 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी को गुजरात में हराना बड़ा मुश्किल है। भागीरथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में हमें आम आदमी पार्टी को बुलाने का। हालांकि यहाँ के लोकल जो चैनल्स हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाने का मुनासिब नहीं मानते, क्योंकि वो लोग डरते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 24 नहीं 27 साल के इनका यहाँ शासन है गुजरात में, और शासन के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने 2002 से एक धार्मिक ध्रुवीकरण का जो बेस है वो खड़ा कर दिया हुआ है। जब भी कोई भी पार्टी होती है, मुद्दों की राजनीति करती है, तो आखिरी दिनों में ये लोग कहीं से भी ये वही पुराना उनका एजेंडा ले आते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण का, और सत्ता हासिल कर लेते हैं। पिछले बार जब अब तक 55 जितने एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में जा चुके हैं और कल भी दो चले गए हुए, तो जनता ये सोचती है कि पिछली बार तो उनकी सत्ता कांग्रेस की आते आते रह गई थी
80 सीट्स आ गई थी उनकी। अगर उन्होंने कुछ गफला नहीं किया होता तो वो सत्ता पे काबिज होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उनके एमएलए जाने के शुरू हो गए। आज हालत है कि लोग कांग्रेस पे विश्वास करने से कतरा रहे और उनको आम आदमी पार्टी जैसा मजबूत एक ऑप्शन मिल गया है गुजरात में। मेरे मित्र राजू मिश्रा जी बता रहे थे कि 8 साल में, भाई 8 साल में नहीं, यहाँ तो 27 साल से शासन है। और गुजरात मॉडल का दूसरा जो पहलू है वो बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक वो है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं पूरी इंडिया में होता है तो भाजपा वाले गुजरात में होते हैं। और ये भ्रष्टाचार भी स्मार्ट होता है। ये भ्रष्टाचार इस तरह से स्मार्ट होता है कि हर साल जब बारिश होती है तो जो जितनी भी सड़कें बनाई होती है वो खराब हो जाती है, उसपे गड्ढे पड़ जाते हैं, उसको वापस ठीक करने के लिए ठेके दिए जाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं। इन लोगों ने पूरे स्टेट के अंदर अभी बोर्ड लगाए हुए हैं कि 370 की कलम दूर करने वाली भाजपा सरकार, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली भाजपा सरकार, ये मंदिर बनाने वाली भाजपा सरकार। लेकिन अगर आप दूसरा पहलू देखो साहू जी, तो ये है कि पिछले साल का अगर महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार और जो मामले सामने आए रिकॉर्ड, वो मामले कहीं बहुत ज्यादा है। इस तरीके से बहुत सी 370 की कलम की बात करते तो कहाँ फायदा क्या हुआ? पराग जी, आप बीजेपी जो करने वाली है, बीजेपी जो कर चुकी है, आप उसके ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप उन्हीं का बखान कर रहे हैं जी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप किस तरह से मैदान में कूद रही है, आप पार्टी किस तरह से मैदान में कूद रही है, क्या एजेंडा आप पार्टी? ये सारे मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात की जनता के पास जो है महंगाई है, 50 लाख युवा बेरोजगार है, 52 लाख जो किसान है उनको एमएसपी चाहिए, यहाँ मध्यम वर्ग है तो निचला वर्ग है, उससे छोटा जो वर्ग है उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, शिक्षण इतना महंगा कर दिया है। पिछले 3 साल में 6200 सरकारी स्कूलें भाजपाइयों ने बंद कर दी है, उसके सामने उन्होंने प्राइवेट स्कूलें खड़ी कर दी है जिसकी फीस सालाना 1 लाख होती है, 50,000 होती है, जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास फैमिली उसको भर नहीं पाता। तो इनको क्या करना है कि गुजरात के अंदर सिर्फ 2 ही वर्ग रखना है, सबसे उपला वर्ग और निचला वर्ग। उपला वर्ग निचला वर्ग पर राज करता रहे और इनका राज चलता रहे। लेकिन इस बार जनता को एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल गया है कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात सर कि हम लोग जो 3,50,000 करोड़ का अभी जो डेब्ट है गुजरात से, वो दिल्ली की सरकार पे कोई डेब्ट नहीं है। हम लोग जो सरकार का जनता का पैसा है उसका सही वहीवट करके उन्हीं को देना चाहते हैं। और ये भाजपा वाले बोलते हैं कि हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। भाई आप भ्रष्टाचार बंद कर दोगे तो वो पैसा बचेगा। जैसे कि बिजली है, तो अगर 300 यूनिट बिजली हम फ्री देते हैं तो 7,500 करोड़ उसकी लागत होती है। हम हर महिला के खाते में, 18 वर्ष की ऊपर की महिला के खाते में 1,000 रुपये सम्मान राशि देंगे तो वो पैसा होता है हर साल में। ठीक है पराग जी, तो बहुत सारी लिस्ट आपकी लंबी है जो आप जनता के सामने आप जाएंगे और इस लिस्ट के बारे में आप जिक्र भी जरूर कर रहे होंगे। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ ना सर कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। ठीक है, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी मैं उनको जोड़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस दोबारा आऊंगा आपके पास में। आऊंगा पराग जी, मैं आऊंगा आपके पास से। हमारे साथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं गीताबेन पटेल जी। गीताबेन पटेल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। गीताबेन पटेल जी, आप पार्टी तो पूरी मजबूती के साथ मैदान में कूदी हुई है और बीजेपी भी खंभ ठोक के मैदान में कूदी है कि इस बार फिर से वो दोबारा सरकार बनाने वाली, लेकिन कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ अभी मैदान में नहीं दिखाई दे रही, क्या वजह है इसकी? गीताबेन पटेल जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज बहुत नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अब आ रही है जी। गीताबेन पटेल जी, जितनी मजबूती के साथ आप पार्टी और बीजेपी पार्टी चुनावी अभियान में जुट गए, उतनी मजबूती के साथ कांग्रेस अभी मैदान में दिखाई नहीं दे रही, इसकी क्या वजह है? कांग्रेस कौन कहता है नहीं दिखाई रही? कांग्रेस अभी हमारी यात्रा चल रही है, परिवर्तन यात्रा, और डोर टू डोर का कार्यक्रम भी चल रहा है। कांग्रेस पब्लिक के बीच जा रही है। कांग्रेस का मार्केटिंग
आम आदमी मार्केटिंग कर रही है, हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक। हमारी पूरी तैयारी है। तो क्या होगा, क्योंकि पिछले 24 साल से बीजेपी सरकार में है, इस बार कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरेगी और अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है जनता के बीच में जाकर? इस बार कांग्रेस पहला मुद्दा तो महंगाई का है, दूसरा बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है। सभी पब्लिक जो परेशान है, आम जनता जो परेशान है, वही मुद्दे लेके आम पब्लिक के बीच जाने वाले हैं। कांग्रेस पब्लिक के लिए क्या करेगी, वही हमारे 8 मुद्दे का जो हमने तय किया है मुद्दा। उसमें तो है कि अभी बीजेपी सरकार जो 27 साल से शासन कर रही है, तो उनके शासन में प्राइवेटीकरण शिक्षण का बहुत हो रहा है। सरकारी शिक्षण और सरकारी संस्थाएं बंद हो रही है, दिन प्रतिदिन सरकारी शालाओं बंद हो रही है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कन्याओं को फ्री शिक्षण देने का वादा कर रहे हैं हम लोग। KG 1 से मास्टर डिग्री तक जितना भी कन्या पढ़ना चाहती है, वो सब शिक्षण हम फ्री देंगे। गैस सिलेंडर का जो मामला चल रहा है, इतनी महंगाई चल रही है, तो सिलेंडर का भाव अभी 1000 के ऊपर चल रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 500 से ज्यादा सिलेंडर का भाव नहीं रखेंगे। दूसरा कि 10 लाख युवाओं को हम रोजगारी देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि भाजपा सरकार जब ये कोरोना काल आया था, तब बिल्कुल निष्फल हो रही है। कितने लोगों का मौत हुआ है, तभी हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कितने पेशेंट रोड पे थे, कितने घर में मरे, ये सब हमने और आपने देखा है। लेकिन हमारी सरकार जब बनेगी तब हम सभी लोगों को, सभी जनता को कोई भेदभाव के बिना हम लोग 10 लाख तक आरोग्य फ्री देने वाले हैं। ठीक गीताबेन पटेल जी, तो आप लोग की तरफ से भी क्या क्या किया जाएगा और किस तरह से आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात रख रही है, आपने कहा। खेंगार भाई जी, जिस तरह से आप अभी चुनाव देख रहे हैं, जो ये चुनाव हो रहा है विधानसभा का, क्योंकि इस बार सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव नहीं है, अब आप पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में कूदी हुई है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो अभी चुनाव की रणनीति बनाई जा रही सभी पार्टियों की तरफ से, ऐसा पहले चुनाव देखने को नहीं मिल रहा है गुजरात में। जी हेलो जी खेंगार भाई जी, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले एक बात करो, गुजरात की तासीर अलग है। गुजरात विकास मॉडल पर आज से नहीं, 1962 से चल रहा है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो लोग आते हैं पार्टियां और बात करते हैं कि गुजरात में विकास नहीं है। आप यहाँ अगर देखो गुजरात में, तो गुजरात भारत के बहुत से राज्यों के लोग, लाखों लोग यहाँ रोजगारी पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये 1 से 12 तक की शिक्षा मुफ्त है गुजरात में। हाँ, और पाठ्य पुस्तक भी बिना मूल्य देते हैं, शिष्यवृत्ति भी देते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग बात करते हैं, आप देखो गुजरात के हर 10 परिवार से 6 परिवार के घर में एक या बाइक होती है या गाड़ी होती है, स्मार्टफोन होता है, टीवी होती है। सामाजिक स्थिति भी आप देखो ना, तो ये बात है। भारतीय जनता पार्टी, एक राजकीय निरीक्षक की ओर से मैं बात करता हूँ आपको, तो गुजरात में जो प्रथम पसंदगी का मत जो होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। वो कम से कम 40-42% मिलता है। तो क्या इस बार आप फिर से दोबारा ऐसा, जिस तरह से पहले बीजेपी को बहुमत मिला, क्या इस बार क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इस बार सिर्फ द्विपक्षीय चुनाव नहीं है, अब ऐसा लग रहा है त्रिकोणीय चुनाव है, क्योंकि अब आप पार्टी मजबूती के साथ कूदी है मैदान में। नहीं, सही बात तो ये है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, गुजरात में तो सालों से तीसरी कोई पार्टी चलती ही नहीं। पहली बात है, इतिहास देखो। और जनमानस में अभी जो गुजरात में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानिक इकाइयों का कोई जो लोक संपर्क कम है या कार्यकर्ताओं के साथ जो विसंगत है, वो ठीक है, मगर गुजरात में चुनाव गुजरातियों के आधार पर लड़ी जाती है। और नरेंद्र भाई मोदी इनका रोल मॉडल है, और नरेंद्र भाई मोदी के नाम से ही मत देते हैं लोग।
ठीक है। इनको पूरी श्रद्धा है 24 कलाक अरे आप तो दूर दूर गांव तक देखो, नर्मदा योजना का नाम तो आपने सुना है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो पानी और बिजली देती है, और अभी जो सरहदी इलाका है वहां भी पानी नर्मदा का पहुंचता है। कोई गांव ऐसा नहीं है अभी नर्मदा का पीने का पानी पूरा मिलता है, सड़कें अच्छी है, बिजली 24 कलाक मिलती है। और बात रही भ्रष्टाचार की, अब तक जो भ्रष्टाचार की बातें हुई कांग्रेस ने की या आम आदमी पार्टी ने की, आज तक एक भी भ्रष्टाचार वो लोग साबित नहीं कर सके। ये बात, हाँ मैं मानता हूँ कि कोई क्षति है इस चुनाव में। क्या बात है, जो दूर दूर गांव जो लोग है ना, दूर गांव है, दूर गांवों में कोई काम, विकास के काम की जो बाधा है वो नहीं हुआ है, इसके साथ वो विरोध करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से गुजरात में आने वाली है। मैंने बोला कि 120 से ज्यादा। ठीक है, शहरी मतदार जो है ना, शहरी मतदार। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, इस बार का जो चुनाव है बड़ा ही अलग दिखाई दे रहा है गुजरात में, क्योंकि अभी तक ठीक है खेंगार भाई जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। आरपी श्रीवास्तव सर, अभी तक गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर थी, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी आई है, क्योंकि बीजेपी भी हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में उन्होंने भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाई, कहीं ऐसा फिर से गुजरात में नहीं दोहरा पाए आप पार्टी, इसको लेकर बीजेपी यहाँ पर सतर्क जरूर है। आप कैसे इसको देख रहे हैं, इस बार का जो गुजरात चुनाव होने वाला है? देखिए भागीरथ जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात में चुनाव प्रचार कर रही है, तो वो 2 मॉडल को लेकर के है। पहला मॉडल है गुजरात मॉडल, अब वो दिल्ली मॉडल लेके आ गए। अब सवाल है कि दोनों मॉडल अलग अलग हैं। गुजरात मॉडल को लेकर के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उसको पूरे देश भर में उसकी विस्तार से जो उसकी वाहवाही भी लूटे, और लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि गुजरात में विकास का एक बड़ा मॉडल है अन्य राज्यों की तुलना में। लेकिन इसी मॉडल को काउंटर करने के लिए केजरीवाल दिल्ली चले गए, और वो मतलब हाँ गुजरात गए, और उन्होंने दिल्ली मॉडल का जिक्र किया, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी 2 मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो दिल्ली में प्रोवाइड करने का दावा कर रहे हैं, उसको लेकर के। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि हमारे मॉडल को कोई दूसरा मॉडल आके चुनौती दे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको हल्के में नहीं ले रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जरा देखिएगा मामला त्रिकोणीय। अभी तक गुजरात में 2 दलों के बीच में ही संघर्ष हुआ करता था, चुनावी जो है आमने सामने भिड़ते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये पहली बार क्या हुआ था, 1990 में एक जनता दल ने भी एक तीसरा, मतलब वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश किया था 1990 में। उसके बाद से 2 दलीय व्यवस्था है, भाजपा और कांग्रेस। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और तब से लेकर अब तक जो बीच में 3-4 चुनाव में लगातार बीजेपी का ग्राफ गिरता गया, और पिछले चुनाव में 99 सीट के आसपास आ गया, दहाई के आंकड़े में आ गया, 17 सीटें के आसपास कम हुई थी इनकी। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने हर चुनाव में कम होती गई सीटें। और आपने देखा होगा कि जो है कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में थी, हालांकि सरकार नहीं बना पाई। एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस क्यों नहीं सामने आ पा रही है वहां पर। आप ये देखिए 77 एमएलए थे। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है कि अपने जो है विधायकों को जो है अपने पास नहीं रख पाती। इसमें से काफी लोग टूट के चले जाते हैं, दल बदल कर लेते हैं। बिल्कुल। और ये एक बड़ा डेंट लगा है कांग्रेस को कि इनके यहाँ लोग, इनके अगर इस पार्टी में लोग जीत के जाते भी है तो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, या जो बहुत सारी हार्स ट्रेडिंग जैसे चार्जेस लगाए जाते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये जो अभी का चुनाव है, विकास मॉडल, अब तो प्रधानमंत्री जी के सामने पूरा देश ही एक विकास का मॉडल है। अब गुजरात मॉडल नहीं है, आपने अभी देखा उन्होंने, लेकिन फिर भी देखिए वापस वो देश के मॉडल पर न जाके वापस फिर गुजरात के मॉडल पर जाते हैं। और अब जो चुनाव का जो अब कैंपेन चल रहा है मोदी जी का पिछले 2-3 दिनों से, उन्होंने साफ साफ कहा कि गुजरात को मैंने बनाया। अब गुजरात को उन्होंने बनाया तो देश को किसने बनाया? अब देश बना रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उनको सिर्फ और सिर्फ जो है एक डेंट जो लग रहा है वो क्या है कि उनके मॉडल को चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी।
दौड़ में त्रिकोणीय मुकाबले में कितना, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने काउंटर किया। इसकी आम आदमी पार्टी की सफलता को जैसे पंजाब और दिल्ली में हुआ उस तरह से नहीं आंका जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक हलचल जरूर पैदा किया है, और सिर्फ अपने मॉडल को लेकर के। निश्चित रूप से जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था कि लगभग 6,500 सरकारी स्कूल बंद हो गए। अब स्कूल बंद होना, देखिए एक तरफ शिक्षा का मॉडल उनका जो सरकारी स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरा मॉडल क्या है कि सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं पर एक चुनौती देने की कोशिश हो रही है, जिसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे सीधे इस मॉडल की ही बात पर आगे कि गुजरात को मैंने बनाया। मतलब गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भले कमल हो, लेकिन वोट किस पर पड़ेगा? मोदी जी के उस पर। वैसे भी मोदी जी बड़े मतलब बहुत बड़े एक तरह से लोकप्रिय नेता हैं, और दूसरी बात है कि उनसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई दूसरा नेता नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी गुजरात में गुजरात के लोकल लीडरशिप को छोड़ दे और उनके परफॉर्मेंस पर चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि चुनाव हो रहा है मोदी जी के चेहरे पर। बिल्कुल बिल्कुल आरपी श्रीवास्तव सर, मेरा भी यही एक अगला सवाल है राजू मिश्रा जी से। राजू मिश्रा जी, मुख्यमंत्री की बात करें, गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका चेहरा उस तरह से सामने नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि हम बाकी राज्यों में देखते हैं, अगर हम चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो सिर्फ मोदी ही दिखाई दे रहे हैं, जो गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल वो दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे राज्य के लोग होंगे जिनको गुजरात के सीएम का नाम भी याद नहीं होगा। तो क्या पूरा भरोसा सिर्फ मोदी जी के ऊपर है कि सिर्फ मोदी जी नैया पार कराएंगे 24 साल के बाद भी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, लेकिन मैं पहले कांग्रेस की प्रवक्ता और आप पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, अगर हमने 27 साल की सरकार ने मुझे बता दे कि इन्होंने दोनों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, एक नेता का नाम बता दें, अगर हमने 27 साल अपने नेताओं को चुनरिया व्हाइट पहना के भेजी तो एक भी दाग अगर उसमें हो, तो और उसने फिर हमारे प्रवक्ता ने बताया, बस आप पार्टी ने बताया धारा 370 राम मंदिर, अगर हमने काम किया तो हमने बोर्ड लगाया, तो इसमें क्या बुरा किया? अगर मैंने काम किया है, अगर उससे तो उसमें बोर्ड लगा रहे तो इनको क्या परेशानी हो रही है? अगर हमने विकास का मॉडल लेके अगर राम मंदिर बना के आए, धारा 370 हटाया, तो ये एक अच्छी बात है ना, ये देश के लिए तो एक अच्छी बात हुई ना। इसमें क्यों बात है कि अगर हमने बोर्ड लगाया? और हम तो कह रहे हैं मोदी जी गुजरात में मॉडल अगर तैयार किया था, तो गुजरात में किसने मॉडल तैयार किया था? अगर योगी जी मोदी जी ने 2002 से मॉडल तैयार किया था, जिस तरह से मॉडल तैयार हुआ ना, आज पूरे देश में नहीं पूरे भारतवर्ष में गुजरात का मॉडल चल रहा है। और हम तो आपसे कह रहे हैं ना, पहले भी आप गुजरात देखे होंगे, जब कांग्रेस की सरकारें थी और जब भारतीय जनता पार्टी की आई तो गुजरात का मॉडल क्या हो गया? आज गुजरात गुजरात है। आज कहीं घूमने जाओ तो लगता है कि गुजरात में आए हैं, और कहीं पे लेके तो आज कई राजधानियां गए, लेकिन आज गुजरात दिखता है कि गुजरात है, मोदी जी ने बनाया। अब मोदी जी ने सच में गुजरात को गुजरात बनाया। राजू मिश्रा जी, लेकिन कभी कभी लोगों का मन होता है कि कुछ बदलाव किया जाए। वहाँ पे पहली बार आप बताइए, मॉल मार्ट खुल जाता है, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाती हैं, वहाँ पे व्यापार होता है, वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा रोजगार होता है। पहले तो वहाँ दंगे होते थे, उसके बाद अब तो दंगे भी नहीं होते, अब तो विकास के पहिया चल रहा है गुजरात में। और जिस तरह से गुजरात में पहिया चल रहा है विकास का, कोई रोक नहीं सकता। अगर हमने जनता के बीच में काम किया, जनता के बीच में हमने किया है, तो निश्चित हमको जनता वोट देने जा रही है। और आपको बताने जा रहे हैं, जब आप चुनाव का परिणाम आएगा बाद में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी अस्वस्थ है, जब मैंडेट निश्चित मिलेगा, जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है। लेकिन राजू मिश्रा जी, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जो मैंने उस वक्त पूछा था। मैं फिर से पूछता हूं दूसरे अंदाज में कि गुजरात के जो काम हुए हैं उस पर बीजेपी वोट मांगने नहीं जा रही है, बल्कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगने जा रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोदी जी सिर्फ हर तरफ छाए हुए हैं गुजरात में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन विकास तो अगर मुख्यमंत्री जी ने किया, इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने नीचे गए, अगर मोदी ने मॉडल तैयार किया तो नीचे अब पूरी टीम ने काम किया, जिस तरह से काम किया, और मोदी वहाँ के सम्मान नेता हैं, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो उनके नाम से अगर वोट मांगा, ठीक है राजू मिश्रा जी, हमने वोट मांगा है, ठीक है। गीताबेन पटेल जी,
आप पार्टी के पास केजरीवाल है, बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस कौन से चेहरे को वो सामने लेकर आएगी जहां पर वो मोदी के सामने खड़ा कर सके? क्योंकि मोदी हर जगह गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले। एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो कि हो नहीं सकता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मोदी जी जरूर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सारे काम वो करेंगे गुजरात में। आप लोग की तरफ से चेहरा कौन है? जब मोदी जी पीएम बनने वाले थे तब उन्होंने दावा किया था कि हम गुजरात को नहीं पूरे देश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो आप देख रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो जीवन जरूरियात की चीजें हैं, खाने पीने की चीजों का दाम 7वें आसमान पर चढ़ा है। हुकूमत और मुंह चढ़ा रही है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपसे और हमसे छिपी है। महंगाई का मार सब पर है। हर एक जनता महंगाई से परेशान है। शिक्षण भी इतना महंगा है। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हमने शिक्षण का विकास किया, लेकिन प्राइवेटीकरण किया है। गवर्नमेंट स्कूल तो बंद हो रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी नहीं हो रही है। कोई ऐसी सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं बनी कि जिसमें हर एक व्यक्ति को फ्री में इलाज किया जाए। लेकिन ये लोग बस ऐसे ही विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वो मोदी मॉडल गुजरात मॉडल बोल रहे हैं। तो मोदी साहब अब तो प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो अभी गुजरात का चुनाव भी मोदी के नाम से ही ये लोग लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब गीताबेन पटेल जी, आप लोग किसके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सा वो चेहरा है जिसके नाम पर आपको लगता है कि मोदी जी के सामने खड़ा करेंगे तो हमें वोट अच्छे मिल सकते हैं और कांग्रेस मजबूती के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? हम जनता को अपना चेहरा बनाते हैं क्योंकि हम जनता की समस्या को हल करना चाहते हैं। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की परेशानियां दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, जनता की समस्या दूर करने के लिए लड़ रहे हैं और जनता के लिए ही हम लोग आ रहे हैं। जनता इतनी परेशान हो गई है कि उसको कांग्रेस सरकार की जरूरत है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तभी सरकारी हॉस्पिटल बने थे, सरकारी स्कूलें बनी थी, कॉलेजें बनी थी, ये जो डैम बने थे, सब कुछ कांग्रेस की सरकार में तो बना था। अभी आपने देखा कि बीजेपी सरकार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अभी ये मोरबी की घटना देखो, मच्छू नदी में कितने लोग, ये जब पुल टूटा तो इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ था। इतना कमजोर पुल बनाया कि इतने सारे लोग इसमें मर गए। और आप देखो कई बार तो नर्मदा डैम में भी इतने गाबड़े हो रहे हैं, रास्ता और रोड टूट रहे हैं। जब बारिश की मौसम होती है तब पता नहीं चलता कि हम रोड पे चल रहे हैं या गड्ढे में पड़ रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, हर एक जगह पर पब्लिक परेशान है। ठीक है गीताबेन जी, तो आप इसी उम्मीद के साथ हैं कि 24 साल से जो बीजेपी की सरकार है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। विकास कहाँ पे है? विकास अपने लोगों का है, जनता का विकास नहीं हुआ है। ठीक है गीताबेन जी, तो आप बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बदलाव जरूर होगा, क्योंकि जनता 24 साल से बीजेपी को देख रही है, वो चाहती है कि कांग्रेस को देखेगी। ठीक है गीताबेन जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, दोबारा आऊंगा। ठीक है पराग जी, किसने किया है? पराग जी, आप लोग दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 2017 के चुनाव की बात करें तो पाटीदार आंदोलन जिस तरह से गुजरात में छाया हुआ था, कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान जरूर हुआ है। बीजेपी को बहुत सारी सीटों का नुकसान बहुत जरूर हुआ है, लेकिन इस बार इस तरह का कोई आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है। हम गुजरात में बात करें, पाटीदार आंदोलन नहीं है। पाटीदार आंदोलन के जो हीरो रहे हैं हार्दिक पटेल, वो बीजेपी में शामिल हैं। तो इस बार एक तरफ से जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है, वो अभी तक तो ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद किस तरह से चुनावी रणनीति आप लोग की और क्या कुछ माहौल बनेगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक बात ये भी उठ रही है कि जिस तरह से आप पार्टी मजबूती के साथ मैदान में कूदी है, वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली है। मैं इसके बाद एक सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले आपने बताया कि पाटीदार आंदोलन, तो पाटीदार आंदोलन उस वक्त था, उसमें 15 जितने पाटीदार के बच्चे मर गए थे और प्रशासन ने यहाँ काफी जुल्म किए थे पाटीदारों पर, और उसी का थोड़ा असर था कि 77 सीट तक कांग्रेस पहुंची थी और उस वक्त सरकार बनने ही वाली थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भागीदारी मिलके, बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस को आने से रोक दिया था और अपना कुछ सांध लिया था बीजेपी के साथ मिलके।
पाटीदार, उस वक्त पाटीदार का जो चेहरा था वो आज बीजेपी में है, हार्दिक पटेल। वो इस बार टिकट मांग रहा है, उसको टिकट देंगे नहीं देंगे दूसरा सवाल है। इस बार कोई आंदोलन नहीं है, आपकी बात सही है सर। सबसे बड़ी समस्या आंदोलन अगर इस बार वो है तो महंगाई है। लोग महंगाई से परेशान है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, लोग किसान एमएसपी से परेशान है, स्वास्थ्य की जो सुविधा जो ज्यादा महंगी है उससे परेशान है। तो कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, प्रजा खुद एक आंदोलन के रूप में आगे आ रही है। दूसरी बात गीताबेन ने ये की कि मोरबी की बात की, ऐसे मोरबी की भी बात हुई, तक्षशिला सूरत में जो कांड हुआ था उसकी भी बात हुई। ऐसे कई कांड ऑलरेडी गुजरात में हो चुके हैं और आज तक कांड में जो भी जिम्मेदार है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको बाकायदा बचाया जाता है। मैं मोरबी का ही आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं कि मोरबी में 52 नगर पालिका की सीट है, सारी की सारी बीजेपी के पास है। बीजेपी में एयरपोर्ट को मेंटेनेंस करने के लिए जिसने स्टैंडिंग कमेटी में जो ठराव पसार होता है, उस स्टैंडिंग कमेटी उसकी जिम्मेदार है, उसका चेयरमैन जिम्मेदार है। मनसुख पटेल ओरेवा कंपनी का मालिक जिम्मेदार है, आज वो उसको भगा दिया गया है फॉरेन। वो कांग्रेस के बड़े नेता पुरुषोत्तम रूपाला का रिश्तेदार होता है। ऐसी बहुत सी बातें भ्रष्टाचार की, और ये भ्रष्टाचार की फहरिस्त इतनी लंबी है, अगर इसको मैं विस्तार से बता जाऊं ना, अभी वो मिश्रा जी बता रहे थे, राजू जी, कि कुछ भी साबित नहीं हुआ है, तो कल सुबह हो जाएगी सर। और अब जनता उसी से त्रस्त हो चुकी है। दूसरी बात जो श्रीवास्तव जी ने बताया, आपने भी वो राजू जी जो पूछा एक सवाल कि सीएम चेहरा कौन है, सर 2002 से लेके आज तक इनके पास ऐसी चेहरा है, बीजेपी है ही नहीं सर। बीजेपी को आप भूल गए, देयर इज ए मोदी सरकार, ओनली वन मैन नरेंद्र मोदी। और आज की तारीख में यहाँ जितने भी सीएम है, उसके पहले रूपाणी थे, या पूरे कैबिनेट मंत्री है, सारे रबर स्टैंप है। आप कोई भी काम लेके उनके तो पराग जी, आपने जो सीएम फेस उतारा है सुदान गाड़वी जी को, आपको लग रहा है कि वो कमाल कर पाएंगे गुजरात में? वही चलाता है। ठीक, आपके जो सीएम फेस ईसुदान गाड़वी जी, वो कमाल कर पाएंगे गुजरात में? बेशक कर पाएंगे, कमाल क्यों नहीं कर पाएंगे। एक साफ चेहरा है, उससे कोई दाग नहीं है, ठीक है, तो कमाल कर पाएंगे। छोटा सा एक गरीब परिवार में से आदमी आता है, वो खुद आपकी तरह एंकर थे, ठीक है, प्रजा की नफ्स को जानते हैं। ठीक है। खिंगार भाई जी, देखिए जिस तरह से अभी धीरे धीरे वक्त गुजरता जाएगा, चुनावी माहौल और गर्माता जाएगा गुजरात चुनाव में, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया था पिछली बार 2017 में पाटीदार आंदोलन का एक बहुत असर था, कहीं ना कहीं ऐसा माना भी जाता है कि बीजेपी को इसके कारण नुकसान हुआ। इस बार ऐसा कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन आप पार्टी मजबूती के साथ मैदान में कूदी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप भले लगाती रहती है कि आप पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हारी है आप पार्टी से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर कितनी भी कांग्रेस पार्टी कह ले कि बीजेपी की बी टीम है आप पार्टी, अब उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो आप पार्टी का असर आप किस तरह से देख रहे हैं? किसको नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी को या कांग्रेस को, या फिर जिस तरह से पंजाब में चमत्कार हुआ है, अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, ऐसा कुछ चमत्कार गुजरात में भी हो सकता है? हाँ, देखो अभिनव जी, पाटीदार आंदोलन जब था ना और फिर खत्म हुआ चुनाव के बाद, आम आदमी पार्टी अपने स्वतंत्र राज्य की व्यवस्था के आधार सत्ता पाने के लिए गुजरात में आई है। किसी को कोई बी टीम है ही नहीं। सूरत में जब इसको अच्छी बैठक मिली ना महानगर पालिका में, सब इनके साथ पाटीदार लोग थे। सुदान एक चेहरा है, लोकालिटी जो है ना, सुदान एक चेहरा है, बिल्कुल सही बात है, मगर जो सत्ता के नजीक वो नहीं जा सकते। हाँ, सत्ता के नजीक वो तो नहीं जा सकते। ठीक है, कांग्रेस की बात तो गुजरात में जो सही बात है, हम राज्य के आधार पर बोले तो गुजरात के मतदार जो है, गुजराती लोग जो है, ये पूर्ण रूप से अपने देश की वफादारी, विकास और शांति, सुशीलता, सद्भाव को मानती है। ठीक, लेकिन आपके हिसाब से आप पार्टी का असर किस तरह से दिखाई देगा जब रिजल्ट आएगा? तो मैं बोलता हूँ, आपको पहले सुनो मेरी बात।
ठीक है, पहले से आम आदमी पार्टी कुछ तो वो अपनी ताकत दिखाएगी। हाँ, कांग्रेस पहले से कम दिखेगी अभी, क्योंकि गुजरात के लोग अपनी वफादारी को मानते हैं, गुजरात की वफादारी, गुजरात की उसे सही मैं तो बोलता हूँ, आज से लिख कर मैं कहता हूँ, जब चुनाव खत्म होगा और परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा बहुमत से, क्योंकि गुजरात के मतदार शांति, सद्भाव, सुशीलता के साथ वो मतदान करते हैं, वो सही बात है। हमने बोला भाजपा में बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं, क्योंकि अभी नरेंद्र भाई को चुनाव लड़ना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात की इकाई नहीं लड़ती। हाँ, ठीक, तो एक और सवाल संक्षेप में आप उसका जवाब दे दीजिएगा। तो आपका मानना है कि अगर मोदी चुनावी मैदान में नहीं होते तो इस बार जब रिजल्ट आता तो कुछ और दिखाई देता है इस बार, आप ये कह रहे हैं? तो 70 के आसपास बैठक को ठीक है। आरपी श्रीवास्तव सर, किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर हमेशा चुनावी डिबेट में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, मुस्लिम पॉपुलेशन का कितना असर पड़ेगा, अक्सर डिबेट में ये बात जरूर सुनाई देती है, लेकिन गुजरात चुनाव में इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है। अगर हम केजरीवाल की बात कर लें, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश करे। उन्होंने भी एक अभी पासा फेंक दिया था कि जो पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उसमें गणेश भगवान, लक्ष्मी जी की फोटो लगानी चाहिए। इसकी केंद्र सरकार से उन्होंने मांग भी की थी। गुजरात में 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। कितना असर ये डालेंगी? क्योंकि अगर हम बीजेपी को देखें तो कई सालों से वो एक भी टिकट नहीं दे रही है मुस्लिम कैंडिडेट को, तो क्या कुछ असर हो सकता है? क्योंकि 10% जो पॉपुलेशन है, ये भी कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा असर डालती है चुनाव में। देखिए भागीरथ जी, चूंकि आम आदमी पार्टी अभी आप एक बात चल रही थी कि बी टीम वाली बात चल रही थी अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है अगर आम आदमी पार्टी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि आप देखिए उन्होंने पूरा वही एजेंडा अपनाया हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी का। आरपी श्रीवास्तव सर, लेकिन एक बात जोड़ना चाहूंगा, मुझे लगता है पंजाब चुनाव में जिस तरह से आप पार्टी ने कांग्रेस को हराया है और मजबूती के साथ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी सुपड़ा साफ कर दिया है, तो और दिल्ली में तो सुपड़ा साफ है ही, दोनों पार्टियों की बात करें तो मुझे लगता है अब ये जो बात है बी टीम की बात करते, मुझे लगता है शायद अब कोई जनता इसको हजम नहीं करती होगी। नहीं, देखिए क्या है अभी पंजाब की स्थिति देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई उतना बड़ा प्रभाव नहीं था, वो जो था वो सियत का था, शिरोमणि अकाली दल का। अब दूसरी बात है कि वहां पर इसकी लड़ाई किससे थी? कांग्रेस से थी। वहां पर शिरोमणि अकाली दल जो है अलग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, तो वहां पर सफाया एक का ही नहीं हुआ, कांग्रेस का तो जो हुआ क्योंकि वो सत्ता में थी, वहां पर सफाया इन दोनों का भी हुआ। तो उसको एक तरह से जनता एक बदलाव के तौर पर उन्होंने किया है। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, पंजाब जैसी स्थिति नहीं है। आपने पंजाब में देखा होगा कि बहुत सारा जैसे ड्रग्स का मामला था, बिल्कुल नशे का कारोबार था, और बहुत सालों तक जो है वही शासन, वही बादल सरकार, वही जो कैप्टन अमरिंदर सरकार, ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो जैसे दो बड़े बड़े घराने का जो है वहां पर शासन चल रहा था, जहां पर जनता उसे त्रस्त हो चुकी थी, उसे तीसरे विकल्प की तरह। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है गुजरात में। गुजरात में मतलब एकदम टॉप टू बॉटम तक आप देखेंगे उस तरह की परिस्थितियां अभी नहीं है जैसा वहां पर थी पंजाब में। बी टीम का जहां तक सवाल है, बी टीम अगर नहीं है तो निश्चित रूप से वो दोनों दलों को जो है नुकसान पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी, और यदि है तो सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान होगा। आपने मुसलमान वोटर्स की बात किया, जिनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बिल्कुल, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि लास्ट में चुनाव हिंदू मुसलमान पर भी आके टिक गया था। और पहले क्या होता था कि कांग्रेस में एक बड़े नेता हुआ करते थे, अहमद पटेल, जो इस समय नहीं है। तो कांग्रेस में वो जो खाली है जो जगह, उस पर कोई बड़ा नेता आके खड़ा नहीं हो रहा जब तक कि उनका आला कमान वहां न पहुंचे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, सोनिया गांधी निकल नहीं पा रही हैं। अब ले दे के प्रियंका गांधी पर ही पूरा जो है दारोमदार है। अभी तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जहाँ तक वोटर का सवाल है, एक वोटर है भारतीय कांग्रेस का, उसमें हो सकता है कि मुस्लिम। पिछली बार तो आप देखते हैं, मैंने कई जगह पर देखा, यहीं से लोगों से बातचीत करके मुझे लगा कि मुस्लिम वोटर्स को भी एक कैटेगरी में न खड़ा किया जाए, क्योंकि बहुत सारी आबादी का बहुत सारा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। बिल्कुल। तो वहां पर डेवलप मॉडल दूसरा है। सवाल है कि मॉडल का ही एक जो है खतरा भारतीय जनता पार्टी को, इसमें सिर्फ मोदी जी का चेहरा है,
गुजरात मॉडल है, जो वो खुद बोल रहे हैं कि गुजरात को उन्होंने, इस मॉडल को उन्होंने क्रिएट किया, उस दम पे भारतीय जनता पार्टी चुना। जहाँ तक महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ें जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सारी चीज़ें गुजरात में भी उतनी, चाहे मॉडल जो भी हो, वही पूरे हिंदुस्तान में है। तो अगर उस मुद्दे पर जनता चुनाव का रिजल्ट देती है तो परिणाम कुछ बदल सकते हैं। अन्यथा हमें तो ये लगता है कि 8 तारीख को, क्योंकि इनका टारगेट है 150 का, इस बार इनका नारा 150 पार का नारा है, तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। अगर मान लीजिए 150 का नारा इनका, मतलब ये जो टारगेट पूरा होता है, तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और गुजरात चुनाव जो है आने वाले लोकसभा चुनाव का एक लिटमस टेस्ट है, बिल्कुल, जिसके दम पर फिर से एक बार जो है नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल को पूरे देश पर, देश का के लिए परसेप्शन बनाने। अच्छा, आरपी श्रीवास्तव सर, एक और सवाल पूछूंगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आपने आप पार्टी का जिक्र किया कि जो पंजाब में हालात थे और जैसा असर आप पार्टी का पंजाब में था, दिल्ली में है, वैसा असर गुजरात में नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या ऐसी संभावना भी है कि वो कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना किसका वोट कर दिया। अगर मतलब शहरी क्षेत्रों का जहां तक सवाल है, जहां हम देखते हैं, जहां पर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है, लोग अट्रैक्ट हुए हैं, और केजरीवाल जी ने जो जाकर के वहां पर एक अपने मॉडल की, दिल्ली मॉडल का प्रचार प्रसार भी किया है। तो अगर शहरी क्षेत्रों में जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें आई भारतीय जनता पार्टी को, आप उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, ऐसे जिलों में जाइए जो रिमोट एरिया के हैं, चाहे सौराष्ट्र हो, चाहे इधर का एरिया आनंद वगैरह हो, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था, भले पाटीदार आंदोलन के चक्कर में हुआ हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि शहरी क्षेत्रों में, सूरत है, बड़ोदरा है, आपका अहमदाबाद है, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी सीटें थी, मैक्सिमम सीटें थी। अगर इन पर कोई असर डालती है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ सेंधमारी करती है, तो ये नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक है, बिल्कुल। राजीव मिश्रा जी, देखिए, 24 साल का एक लंबा बड़ा सफ़र होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मतदाता होंगे जो जब वो पैदा हुए होंगे और आज जब 24 साल के हो चुके होंगे, तो वो बीजेपी सरकार के अलावा उन्होंने किसी दूसरी सरकार को देखा नहीं है, और कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। और कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ बदलाव के कारण ही जनता किसी दूसरे पार्टी को बहुमत दे दे और आपकी सरकार बनते बनते रह जाए। तो इसके लिए ऐसा ना हो, इसके लिए बीजेपी क्या कुछ खास इसके लिए तैयारी करी? जब जनता के बीच में जाती है तो अपने 24 साल के काम को कैसे बताती है, और अभी क्या कुछ देखिए, क्योंकि जनता है, उसको हर बार कुछ ना कुछ नए वादे चाहिए, नए दावे चाहिए, तो क्या कुछ नई बात लेकर आप लोग, कि अगर आप लोग की सरकार बनती है तो आप लोग इस बार ये करेंगे जो आप लोग ने पहले नहीं किया था? राजीव जी, मुद्दे निश्चित आपने जो बताया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास कहाँ मिले तो गुजरात में मिले, सबसे ज्यादा किसान सम्मान निधि कहाँ मिली तो गुजरात में मिली, सबसे ज्यादा वैक्सीन कहाँ लगी तो गुजरात में लगी, 2 वैक्सीन लगी, बूस्टेड भी लगी। मैं भी पूछा था एक अमेरिका में अपने मित्र से कि वैक्सीन कितने की लगती है, भारत की करेंसी से 60,000 लगती है, और यहाँ पे 2 वैक्सीन फ्री लगी और बूस्टेड भी लगा। उसके बाद आपने देखा, मेरी बात आप बहुत अच्छी गौर से सुनिएगा, कि जब आके उस माँ से पूछिएगा कि उस माँ जब लकड़ी गीली लेके जाती थी और लकड़ी लेके जब आती थी, उसके मोतियाबिंद भी हो जाता, 100 बराबर सीने में सिगरेट भी घुस जाती थी। आज उसके घर में उज्ज्वला है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन भी आ गया है उसके घर के अंदर, और आप जो शौचालय था वो उसके क्या इज्जत घर आ गया है। अगर हमने काम किया है, विकास किया है, जिस तरह से विकास का मॉडल लेके हम लोग आए हैं, जनता ने, आप देखिए, हमने राशन फ्री देने का काम किया, अगर ये सब काम मैंने किया है तो हमने काम किया, तभी तो हमारे बैठे हैं। ठीक है राजू जी, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा मैं एक मिनट बाकी दूसरे गेस्ट के पास भी चले जाओ। मेरे मित्र बैठे हैं, ठीक है राजू जी, बैठी है, समय बहुत कम है। एक और अहम सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, क्या इस बार बीजेपी, क्योंकि कई जो पहले के चुनाव है इसमें बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, क्या इस बार बीजेपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करेगी विधानसभा चुनाव में? संक्षेप में जवाब दीजिए। हमारे क्या पार्लियामेंट कमेटी है, वहाँ पे विचार होगा और जो विचार होगा वो माना जाएगा। अभी तो अभी हमारी क्या कमेटी बना रही है और जो पार्टी तय करती है उसको मत दिया जाता है। और जिस तरह से मेरी ये नहीं है कि, और आज मुस्लिम भी वहाँ सक्षम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। मुस्लिम पहले छोटी दुकानें थी, आज उसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्री हो गई। गुजरात में मुस्लिम संपन्न हो गया। ये काम अगर किसी ने करा, ये संपन्न हुआ है तो ये नरेंद्र भाई मोदी ने कराया। जिस तरह से छोटी सी दुकान होती थी, आज उसकी फैक्ट्री हो गई, बोल्ट की बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, फैक्ट्री बनाने लगे। मैं तो कहीं देखा था, अभी एक ट्रेन पे मिले थे मेरे मित्र, हमने कहा जा रहे, कह रहे कि हम जा रहे हैं बोल्ट में पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करता हूँ, गुजरात से बनाता है।
ठीक है राजू काम जी, किया, 24 घंटे बिजली ठीक है देने का काम गीता किया, बहन जी, 24 घंटे गीता बहन जी, समय बहुत कम है, थोड़ा संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। क्या रणनीति, क्योंकि समय कम है, क्या रणनीति है इस बार कांग्रेस की, एक स्पष्ट शब्दों में, कि जो गुजरात की गद्दी है इस बार कांग्रेस की होने वाली है? जी जरूर कांग्रेस की होगी, क्योंकि आम जनता परेशान है और कांग्रेस की जो रणनीति है पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ, उनके प्रश्नों के साथ और उनके विकास के सच्चे मायने में जनता का विकास करने के लिए जो 8 मुद्दे लेके कांग्रेस पब्लिक के बीच जाने वाली है, मैं इतना कहती हूँ कि अगर बीजेपी ने सचमुच में विकास किया है तो उसको मोदी जी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। गुजरात में लास्ट मंथ में जितने बार मोदी जी आए हैं, मोदी जी का मॉडल और मोदी जी के नाम से वोट लेने का जरूरत क्यों पड़ी? तो उन्होंने सच्चे अर्थ में विकास किया ही नहीं। और मैं एक शॉर्ट में अपनी रचना बोलना चाहती हूँ कि हाय रे मेरा बेहाल हिंदुस्तान, कपड़ा महंगा, रोटी महंगी, महंगा हुआ मकान, चावल महंगा, दाल महंगी, क्या खाए इंसान, हाय रे मेरा बेहाल हिंदुस्तान, दूध महंगा, सब्जी महंगी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ किसान, अस्पताल महंगा, दवा महंगी, केवल सस्ती है जान, हाय रे मेरा बेहाल हिंदुस्तान, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, भाव छू रहा है आसमान, नौकरी छूटी, कर्ज बढ़ा, दम दर भटक रहा है इंसान, दर दर भटक रहा है इंसान, हाय रे मेरा बेहाल हिंदुस्तान, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, सबसे जुदा रहा हिंदुस्तान, हम दो हमारे दोनों, इससे देश की आम जनता है परेशान, हाय रे मेरा बेहाल हिंदुस्तान। मैं मेरे मोदी जी को आपके द्वारा कहना चाहती हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान को संभालिए। अगर गुजरात में सचमुच ठीक है गीता बहन जी, समय बहुत कम है। मैं चाहूंगा आखिरी में कुछ जो हमारे मिनट बचे हमें, मैं दूसरे गेस्ट के पास भी चले जाऊँ। पराग जी, समय बहुत कम है। क्या सिंपल स्ट्रेटेजी होगी जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी? क्योंकि हमने देखा है जो आप स्ट्रेटेजी बनाती है वो आम जनता भी नहीं समझ पाती, उसका हमने देखा है। दिल्ली में देखा किस तरह से अप्रत्याशित तौर पर आप लोग ने पूरी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, फिर पंजाब में हुआ। क्या ऐसा ही कोई अप्रत्याशित कोई स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग कूद रहे हैं कि जहां पर अब गुजरात में भी आप लोग चमत्कार करने वाले हैं? संक्षेप में भगीरथ जी, यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में, यहाँ से जितने भारतीय जनता पार्टी के ने तो लिस्ट भी जाहिर नहीं किया, कांग्रेस ने लगभग 35 से 38 लोगों का लिस्ट जाहिर कर दिया। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी 120 लोग को छोड़ के 180 लोगों का 162 का लिस्ट जाहिर कर चुकी है। पिछले 4 महीनों से हम डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच चुके हैं। इनको पता नहीं है कि झाड़ू ऑलरेडी घूम चुका है। ठीक है, तो आपने कहा झाड़ू ऑलरेडी घूम चुका है। ठीक है, खंगार भाई जी, देखिए कि दावे तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा उस वक्त समझ में आ जाएगा कि किसके दावे सफल साबित हो रहे हैं। देखो, ये आम आदमी पार्टी भी सक्षम है, कांग्रेस भी सक्षम है, वो सब बात ठीक है, मगर गुजरात के जो मतदार है गाँव में बैठे हैं, दूर बैठे हैं ना, इनकी श्रद्धा है गुजराती में, गुजरात प्रति वफादारी। और नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने एक संपादन किया है। मैं ऐसे तो जगदीश भाई भी मेरे दोस्त है, ठीक है खंगार भाई जी, समय बहुत कम है, तो जी ठीक है, आप ही का सवाल मैं आरपी श्रीवास्तव सर से पूछ लेता हूँ। आरपी सर, जिस तरह से बीजेपी का संगठन गुजरात में मजबूत है, क्या ये संगठन बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में पहुंचाने वाला है? देखिए, जहाँ तक संगठन का सवाल है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है। उसके अलावा भी देखिए आप संघ के लोग भी वहाँ सक्रिय हैं, डोर टू डोर, और आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत सारे सदस्य हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन संगठन का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। और आपने एक बात और कहा कि अप्रत्याशित, भाई दोनों चेहरे अप्रत्याशित हैं, तो दोनों के बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है। केजरीवाल भी अगर अप्रत्याशित है तो मोदी जी उनसे बड़े वाले अप्रत्याशित हैं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो लड़ाई है चेहरे की न होकर के, बजाय इसके कि अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता ने बोला था ना कि यहाँ का जो है पूरी सबसे ज्यादा बूस्टर डोज वहाँ लगे, दवाइयाँ गई, सारा कुछ वहाँ जा रहा है। भैया पूरा हिंदुस्तान छोड़ के गुजरात का अगर विकास करोगे तो परिणाम तो आएगा ही आएगा।
ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है हाँ। कि 8 तारीख को परिणाम बताएगा, बिल्कुल। लेकिन यह कि मुकाबला बहुत ही रोचक है, इसमें बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात की गद्दी का मुकाबला बहुत ही रोचक है। राजू मिश्रा जी, गीताबेन पटेल जी, पराग पंचाल जी, खंगार भाई योगी जी और आरपी श्रीवास्तव सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना खास समय निकाल कर हमारे इस खास चर्चा में शामिल हुए। तो गुजरात की गद्दी, इसमें कौन बैठेगा 8 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन इस बार जो चुनावी दंगल है बड़ा ही रोचक है, क्योंकि इस बार सिर्फ द्विपक्षीय मुकाबला नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला नहीं है, बल्कि आप पार्टी भी मजबूती के साथ मैदान में कूदी हुई। देखना होगा कि क्या पंजाब में अप्रत्याशित तौर पर जिस तरह से आप पार्टी ने तहलका मचा दिया था और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, यहां पर क्या चमत्कार करने वाली है, या फिर कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली, या फिर बीजेपी के वोट काटकर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाली। लेकिन कुछ भी हो, इस बार चुनाव बहुत ही रोचक है और 2 चरणों में चुनाव होंगे और 8 तारीख को इसका फैसला आ जाएगा कि गुजरात की गद्दी पर कौन बैठेगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।